हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रिक्स टू लर्न पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी वीडियो के अंदर हम आपको ऐसी ऐसी टॉपर्स की ट्रिक बता देंगे जिससे कि आपको ये सारे आर्टिकल्स आराम से याद हो जाएंगे मेरे इन ट्रिक से। तो आइए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा हुआ है कि ये आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 और 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वो 1 से लेकर के 4 तक होता है और जो पार्ट 2 होता है वो 5 से लेकर के 11 तक होता है। यहाँ पर हम लोग पार्ट 3 देखेंगे जो कि 12 से लेकर के 35 तक होता है। आज हम आपको पार्ट 3 याद कराएंगे, यानी आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है, मैंने आपको बता ही दिया है। फिर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है मैग्ना कार्टा। तो बेसिकली ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो मैग्ना कार्टा, आप समझ लो, एक बुक है, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये मैग्ना कार्टा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको भूल जाओ। थर्ड पॉइंट है आपका, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड वेरी लिमिटेड। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स आपके लिए बदले नहीं जा सकते हैं, उनको बदला जा सकता है, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, पर क्वालिफाइड रहेंगे, यानी कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, पर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, इसीलिए ये एब्सोल्यूट नहीं है। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसैक्ट, यानी कि परमानेंट नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया है। इसको अमेंड किया जा सकता है पर इसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी, यानी जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर, यानी कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये जस्टिसिएबल है। अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो कोर्ट जा सकता है, ये इस लाइन का मतलब है। फिर देखिए आपका क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बिन रिमूव्ड। तो अभी हम लोग जब एक एक आर्टिकल पढ़ रहे होंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक आर्टिकल रिमूव हुआ है इसके अंदर, जो कि है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये बेसिकली आर्टिकल नंबर 31 में आता था जो कि रिमूव हो गया है। तो ये आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना जान सकते हो कि पहले जो आर्टिकल नंबर 31 था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट्स में रख दिया गया है। तो ये बेसिकली अब लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 12। तो ये क्या करेगा, डेफिनेशन देगा, इंट्रोडक्शन देगा, किसकी, स्टेट क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 1 देखा था जो कि था आपका इंडिया डैट इज़ भारत इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि वो यूनियन है, वहाँ पर इंडिया की डेफिनेशन दी गई थी, एक यूनियन की डेफिनेशन दी गई थी कि यूनियन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ पर जो पहला आर्टिकल है यानी आर्टिकल नंबर 12, वो स्टेट की डेफिनेशन दे रहा है कि स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो स्टेट के अंदर आपका आता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि जो आपके राज्य की सरकारें हैं, गवर्नमेंट यानी जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी गवर्नमेंट हैं वो सभी स्टेट के अंदर आती है। पार्लियामेंट स्टेट के अंदर आता है, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडी है वो सभी स्टेट के अंदर आती है। और लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़, यानी कि म्यूनिसिपल हो गया, पंचायत हो गए, जितनी भी अथॉरिटी हैं वो सभी आपके स्टेट का ही हिस्सा है। यानी कि आर्टिकल नंबर 12 बात करता है कि स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। आर्टिकल नंबर 12 आपको बताता है डेफिनेशन ऑफ द टर्म द स्टेट। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। क्योंकि ये पहला आर्टिकल था, याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये पहला आर्टिकल है तो हर बार सबसे पहले आप क्या करते हो, अपना इंट्रोडक्शन देते हो। तो यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन दिया गया, डेफिनेशन बताया गया स्टेट की। ठीक है, तो यहाँ से आपको आर्टिकल नंबर 12 जो है वो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं 13 आर्टिकल की। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 13 बात करता है एनी लॉ विच इनकंसिस्टेंट या फिर कंट्रोवर्शियल विद एफ आर, यानी कि फंडामेंटल राइट, सॉल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड बाय जुडिशियरी। यानी कि कोई भी ऐसा आर्टिकल, लॉ अगर गवर्नमेंट बनाती है,
ठीक है, कोई भी लॉ अगर गवर्नमेंट बनाती है जो कि बेसिक फंडामेंटल राइट्स का ही उल्लंघन कर रहा हो, ठीक है, इनकंसिस्टेंट या फिर कंट्रोवर्शियल हो विद फंडामेंटल राइट, तो फिर जुडिशरी उस लॉ को क्या कर देगी, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। यानी कि वो बोल देगी कि ये लॉ जो है वो सही नहीं है, इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा लॉ इन फ्यूचर बनता है जो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, तो जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, यानी कि उस लॉ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, तो इसको याद रखने के लिए आप 3 से याद रख सकते हो। देखो 3 क्या होता है, एक अनलकी नंबर होता है, ठीक है, तो अनलकी नंबर है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, नल एंड वॉइड लिख दिया गया। ठीक है, नल एंड वॉइड कैसा साउंड कर रहा है, एक निगेटिव साउंड कर रहा है। ठीक है, कि लॉ को ही यार इन लोग नल एंड वॉइड कर दे रहे हैं, हालांकि एक पॉजिटिव लॉ है, एक अच्छा लॉ है, लेकिन याद करने के नज़रिए से आप नल एंड वॉइड को क्या कहोगे, एक निगेटिव चीज़ कहोगे। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको याद रख सकते हो। 13 नंबर आर्टिकल क्या कहता है कि कोई भी लॉ जो गवर्नमेंट बनाती है जो कि इनकंसिस्टेंट हो, कंट्रोवर्शियल हो, ये सभी देखो निगेटिव टर्म्स हैं। ठीक है, विद एफ आर सॉल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय जुडिशियरी। ठीक है, तो नल एंड वाइड से इनकंजेस्टेंट कंट्रोवर्शियल जैसे शब्दों से आप इसको याद रख सकते हो कि 3 आ रहा है, यानी कि ये अनलकी है। तो अनलकी सारे वर्ड्स आएंगे, यानी बहुत ख़राब वर्ड्स आएंगे, बहुत ही ज़्यादा निगेटिव वर्ड्स आएंगे, और निगेटिव वर्ड्स इस लॉ के अंदर आ रहे हैं, इस आर्टिकल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि आर्टिकल नंबर 13 इसकी बात करता है। तो होप आपको आर्टिकल नंबर 12 डैट इज़ डेफिनेशन ऑफ द टर्म द स्टेट याद हो गया होगा, और आर्टिकल नंबर 13 भी यहाँ आप अनलकी नंबर डैट इज़ 3 से याद रख सकते हो। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 14 से, बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, जो कि होता है आपका आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है, तो 14 से 18 कैसे याद रखोगे, तो यहाँ पर देखो आपने 12 13 तो देख ही लिया, उसके बाद तो ऑफकोर्स 14 ही आएगा। अब ये 4 जो इसके लास्ट में आ रहा है, इसी 4 के बाद सम कर दो, तो 14 + 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 14 से लेकर के 18 तक होते हैं, जिसके अंदर 5 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल नंबर 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। बेसिकली क्या कह रहा है कि सब लोग इक्वल हैं। ठीक है, लॉ के सामने सारे के सारे इक्वल हैं। अगर किसी को सज़ा मिलेगी तो जो सज़ा अमीर को मिलेगी वही सज़ा गरीब को भी मिलेगी। तो ये सारी बातें कहता है आपका आर्टिकल नंबर 14। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट्स हो गए या फिर एमएलएज एमपीज़ हो गए, इन लोगों को सिविल मैटर्स में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। सिविल मैटर्स जैसे कि अगर लोन वगैरह इन लोगों ने नहीं दिया हुआ है तो इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, या फिर छोटी मोटी कह सकते हैं ऑफेंस में इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शन है। इसके अलावा आपका आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि लॉ के आगे सब के सब बराबर हैं। बाकी अभी मैं पहले 14 से लेकर के 18 तक आपको समझा देता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, तो 14 बात करता है इक्वालिटी की, यानी कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। 15th बात करता है इक्वालिटी टू स्टेटस, यानी कि बेसिकली यहाँ पे बात की गई है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की, यानी कि जेंडर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स यानी कि कह सकते हैं जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, सबको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 15। 16 बात करता है इक्वालिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर कोई भी सरकार एम्प्लॉयमेंट दे रही है तो वो ऐसा नहीं कर सकती कि किसी पार्टिकुलर कास्ट को ही एम्प्लॉयमेंट देगी या किसी पार्टिकुलर रिलीजन के लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट देगी। ठीक है, तो उसको सभी को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, वहाँ पर इक्वालिटी रखनी होगी। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आता है आपका आर्टिकल नंबर 16 में। ठीक है, हालांकि यहाँ पर रिजर्वेशन की भी बात हुई है, जैसे कि आप लोग कह सकते हो कि अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वालिटी का हक है तो फिर SC ST वालों के लिए अलग से रिजर्वेशन होता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, तो वो भी इसके अंदर एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखा गया है कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या फिर जो SC ST हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बैकवर्ड हैं, तो उनको रिजर्वेशन दी जा सकती है। ये बात आपका आर्टिकल नंबर 16 4 में लिखा हुआ है, 4th क्लॉज में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 17th नंबर आर्टिकल की, जो कि बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत की भावना है। ठीक है, अनटचेबिलिटी को क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। ये बात कहता है आपका आर्टिकल नंबर 17। 18 बात करता है एबॉलिश ऑफ टाइटल्स, यानी जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग अपने टाइटल्स रखते थे, राजा
ये या महाराजा ये या फिर अलग अलग तरीके के टाइटल्स अपने नाम के आगे लगा देते थे। तो इन सभी को एबॉलिश किया जाएगा। स्टेट कैन नॉट प्रोवाइड टाइटल, यानी कि अभी हम लोगों ने स्टेट की डेफिनेशन देख ही ली है, उसके अंदर गवर्नमेंट भी आते हैं। तो गवर्नमेंट भी आप कह सकते हो कि कोई भी टाइटल वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में क्या होता है कि डॉक्टर लोग लगा देते हैं, या फिर आपका जैसे प्रोफेशनल लोग लगाते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में सारी चीज़ें आ गई आपकी, ठीक है। और मिलिट्री के केसेस में भी आप देखोगे नाम के आगे कुछ लगाया जाता है, या फिर एक्सीलेंसी जैसे पंडित वगैरह लोग लगाते हैं अपने नाम के आगे, अगर वो कोई पार्टिकुलर चीज़ की नॉलेज रख लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये एक्सेप्शंस है, बाकी आप कोई भी और टाइटल्स नहीं लगा सकते, जैसे कि महाराजा कोई अपने नाम के आगे लगा रहा हो, या फिर अलग अलग टाइटल्स जो पहले के टाइम पर लोग लगाते थे अपनी प्राइड को दिखाने के लिए। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 16 के फोर्थ क्लॉज में कुछ केसेस की बात की गई है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट केस आपका ये है, आपको बस इसे ध्यान रख लेना है कि जो इंदिरा स्वामी केस था, ठीक है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1993 में हुआ था, और वहाँ पर भी इसी से रिलेटेड बात हुई थी, रिजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। हम लोग अभी इसके आगे डेप्थ में देखेंगे, यहाँ पर बस जितना मेंशन है आप उतना ही ध्यान रखो, क्योंकि जो मेंशन है वो भी ज़्यादा है, ठीक है, और जो मेंशन नहीं है वो तो कोई मतलब ही नहीं उसको याद रखने का, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको ट्रिक से याद रखने की बात करते हैं। तो देखिए, जो आपका आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक की ट्रिक है, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो ये ट्रिक है आपका एल डॉट, ठीक है, एल फिर डॉट यानी कि DOTT, ठीक है। एल डॉट से आप लोग याद रख सकते हो इसे। एल डॉट कैसे याद रखोगे, पहले तो यही समझ जाओ। तो एल डॉट याद रखने के लिए आप समझ सकते हो कि हम लोग बोलते नहीं है जैसे किसी को कि मेरे माथे पर एल लिखा है क्या, मेरे सर पे एल लिखा है क्या, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होगे। तो एल डॉट वहाँ से आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। एल से आपका हो जाएगा इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, एल से लॉ, यानी कि लॉ के आगे सभी क्या हैं, बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। उसके बाद डी, क्योंकि एल खत्म हो गया डी, तो डी से आपका हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी भी बेसिस पे, चाहे वो जेंडर हो, कास्ट हो, रेस हो, वगैरह वगैरह। तो पहले एल से हम लोगों ने क्या याद रखा, लॉ, यानी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ। फिर हम लोगों ने डी से याद रखा डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। एल डी हो गया। एल डॉट अब आ जाता है आपका ओ। तो ओ से आप याद रखोगे अपॉर्चुनिटी। तो ओ से आप याद रखोगे अपॉर्चुनिटी, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, इक्वालिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा, यानी कि कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट लाती है तो सभी उसके अंदर बराबरी से दाखिल कर सकते हैं, वहाँ पर कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, रिजर्वेशन का केस हटा करके। तो एल डॉट ओ भी हो गया आपका। अब बचा टी और टी, ठीक है। तो पहले टी से आप याद रखोगे टचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी को क्या करना है, एबॉलिश करना है, टचेबल रहना है, ठीक है। तो टी से आपका क्या हो जाएगा, टचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी को क्या करना है, एबॉलिश करना है। और अगेन टी से आपका हो जाएगा टाइटल्स, यानी कि जो टाइटल्स होते हैं उनको भी क्या करना है, एबॉलिश करना है। तो अब आप कैसे याद रखोगे कि कौन से टी को पहले रखे, कौन से टी को बाद में रखे, क्योंकि ऐसे कंडीशन में आपका 18, आप जो 18 वाला टी है यानी एबॉलिशन ऑफ टाइटल, वो 17 में भी बोल सकते हो, क्योंकि टी टी ही दोनों हैं। तो उसको याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हो कि पहले ज़रूरी क्या है, पहले तो अनटचेबिलिटी हटाना ज़रूरी है, ठीक है, फिर टाइटल हटाना ज़रूरी है। तो आप क्या याद रखोगे, पहले अनटचेबिलिटी हम हटाएंगे, तो पहले क्या आता है, 17 आता है, फिर टाइटल हटाएंगे आखिरी में, तो 18 में आपका आ जाएगा टाइटल, ठीक है। तो एल डॉट से आई होप आपको 14 से लेकर के 18 तक के आर्टिकल्स भी याद हो गए होंगे। अगर अभी भी एक बार रिवाइज करना है तो आप कुछ सेकंड्स पीछे कर लीजिए, कुछ मिनट्स पीछे कर लीजिए, एक बार और आप देख लीजिए कि एल डॉट की फुल फॉर्म क्या है। और बाकी मैंने इसको अपने शॉर्ट्स में भी अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हो, वहाँ पर मैं अपनी नोट्स की फुल जो PDF है वो वहाँ पर भेज दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और याद रख सकते हो इन ट्रिक्स को। अब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 19,
ठीक है, यानी कि फ्रीडम से रिलेटेड यहाँ पर आपको आर्टिकल नंबर 19 मिल जाएगा, 20, 21 एंड 22 मिल जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 19 की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर आ जाता है ऑल सिटीजन्स शॉल हैव द राइट। कौन कौन से राइट्स हैं, तो उसके अंदर भी अलग अलग क्लॉज दे दिया है, ए से लेकर के जी तक, यानी कि ये 6 क्लॉज जो हैं वो आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक एक करके सारे क्लॉजेस को। पहले हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे, उसके बाद याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल नंबर 19 ए कहता है, यानी कि 19th नंबर आर्टिकल है, एक क्लॉज है उसका, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आपको फ्रीडम है स्पीच की और एक्सप्रेशन की, यानी कि आप जो चाहो वो कह सकते हो, अपना बात को एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर भी एक्सेप्शन है, जैसे कि किसी की भावनाओं का आहत नहीं पहुंचाना है। ठीक है, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाए बिना आप अपनी बातों को कह सकते हो, यानी आपके पास फ्रीडम है स्पीच की और एक्सप्रेशन की। 19th बी कहता है टू असेंबल पीसबली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि आप इकट्ठा हो सकते हो, असेंबली बना सकते हो, ठीक है, लेकिन शांति से, विदाउट आर्म्स यानी कि कोई भी हथियार का यूज़ किए बिना, कोई भी हथियार रखे बिना आपको क्या करना है, असेंबली बना लेना है। ठीक है, तो उसकी भी आज़ादी आपको देता है। आर्टिकल नंबर 19 सी कहता है टू फ्रॉम एसोसिएशन और यूनियन, यानी कि आप एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, कोई संघ बना सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको एसोसिएशन बनाना है, यूनियन बनाना है, तो आप इस आर्टिकल नंबर 19 सी के अकॉर्डिंग बना सकते हो। आर्टिकल नंबर 19 का डी कहता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर आप कहीं पर भी घूम फिर सकते हो। ई कहता है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी आप कहीं पर भी जा करके सेटल हो सकते हो, रह सकते हो, घर मकान ज़मीन खरीद करके बना सकते हो। जी कहता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस बेसिकली। ठीक है, यानी कि आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी कोई भी आप कारोबार में कोई भी कार्य कर सकते हो, ठीक है, जो कि लीगल हो, तो वो सारी चीज़ों का भी आपको फ्रीडम मिलता है, आपको अधिकार मिलता है। तो बेसिकली आप ए से लेकर के जी तक कैसे याद रखोगे, तो उसके लिए मेरी ट्रिक है शाम। पहले तो आप शाम याद रखो, कहते नहीं सुबह दोपहर शाम रात, तो वहाँ से शाम। तो शाम क्या है, SAAM। ठीक है, तो पहले एस से आपको मिल जाएगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम। ठीक है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एस से आपका ये हो गया, अब बच्चा आपके पास ए से आप असेंबल याद रखोगे, यानी कि टू असेंबल पीसबली एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, तो ए से आपका ये याद हो गया। फिर ए आ गया, तो अगेन ए से आप याद रखोगे एसोसिएशन को या फिर यूनियन को, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। तो SAA, फिर M आता है, M से आप याद रखोगे मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप कहीं पर भी भारत के अंदर घूम फिर सकते हो। ठीक है, तो SAAM यानी शाम से आपको 19th का ABCD याद हो जाएगा। उसके बाद शाम को उसके बाद शाम को आना, घर पर मेरे रुक जाना। ठीक है, हम लोग कहते हैं शाम मैं इनके घर पे बिता लूँगा, उसके बाद अगले दिन फिर काम पर चला जाऊँगा। तो शाम को आप कहाँ पे आओगे, अपने घर पे आओगे, यानी कि जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर आओगे, अपने रेसिडेंस में आओगे। तो 19th का ई भी तो वही कहता है कि टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और फिर अगले दिन कहाँ चले जाओगे, काम पर चले जाओगे अगली सुबह। तो काम पे जाने का मतलब फिर प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन जो भी आप चाहो फॉलो कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो शाम को आप जाओ, शाम को क्या होगा, आप अपने घर पे आओगे, अगले दिन फिर काम पे जाओगे। तो शाम से वो याद हो गया, फिर घर पे आना याद हो गया, और फिर अगले दिन काम पर जाना याद हो गया। ठीक है, तो आप इस ट्रिक से 19th का जितने भी क्लॉजेज हैं वो सारे याद रख सकते हो। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए 19th क्या बात करता है, फ्रीडम की। किस किस तरह के फ्रीडम की हमने बात करी। अब 20 नंबर आर्टिकल बात करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस, यानी अगर कोई भी ऑफेंस, यानी अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके लिए भी कुछ प्रोटेक्शन दी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 20 उसी पे बात करता है। जैसे कि इसके अंदर देखिए 3 पार्ट्स में दिया हुआ है। पहला कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, no person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission,
यानी कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ उन्हीं ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड होगा जो कि लॉ के अंदर होंगी, ठीक है, यानी जो लॉ फोर्स में होगा। अगर कोई भी लॉ इन फोर्स में नहीं है, यानी अब वो लॉ जैसे हटा दिया गया है, ठीक है, तो फिर उसके लिए उसको सज़ा नहीं मिल सकती है। उसको सज़ा सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए मिलेगी जो कि लॉ के अंदर वैलिड होगा, जो कि उस टाइम लॉ के अंदर लिखा होगा, ठीक है। अगर कोई लॉ हटा दिया गया है या फिर अभी तक वो लॉ आया ही नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए कोई भी सज़ा उन्हें नहीं मिलेगी। जो लॉ इन्फोर्स होगा सिर्फ उन्हीं के लिए उन्हें सज़ा मिलेगी, ठीक है। बाकी किसी लॉ जो अभी इन्फोर्स में नहीं है उनके लिए उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ये बात करता है आपका नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। सेकेंड है आपका नो डबल जियोपार्डी, यानी कि नो पर्सन शॉल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यानी किसी एक दोस्त के लिए, किसी एक गलती के लिए उसे मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जा सकती है, केवल एक ही बार सज़ा दी जाएगी एक गलती के लिए, ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शॉल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि किसी भी पर्सन को उसके खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि लोग क्या करेंगे या पुलिस क्या करेगी, उसी पर्सन को कह देगी कि जज के सामने तुम्हें अपनी गलती कबूल करनी ही करनी है, या फिर बिल्कुल मतलब उसको मार पीट करके ज़बरदस्ती उससे क्या करवा लिया जाएगा, विटनेस करवा लिया जाएगा। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर लिखा हुआ है कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शॉल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी अपने खिलाफ विटनेस नहीं दे सकता है, ठीक है, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। तो ये तीनों बातें आपकी आर्टिकल नंबर 20 में लिखी हुई हैं। याद कैसे करोगे, तो देखो इसके टर्म से ही आपको याद हो जाएगा। जैसे कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। नो डबल जियो पार्डी, यानी कि डबल यानी कि दो बार सज़ा नहीं दी जा सकती। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि जो अभी इन फोर्स नहीं है उसके लिए सज़ा नहीं दी जा सकती। तो ये तो आपके टर्म्स अगर आपको मैच करने के लिए आता है तो आप वैसे भी लगा दोगे, तो इसको कुछ भी आपको खास याद रखने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेने की बस ज़रूरत है, और वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। बाकी अभी एक एक आर्टिकल हम आपको याद करा देंगे अपने ट्रिक से, अभी आप लोग बस इसे समझ लीजिए। आर्टिकल नंबर 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आपको अपने जीवन का अधिकार है, प्रोटेक्शन है आपके अपने लाइफ का, ठीक है। नो पर्सन शॉल बी deprived ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। जैसे अगर किसी को जैसे कि किसी को अगर उम्र कैद की सज़ा होती है या फिर कुछ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फांसी की सज़ा होती है, तो वहाँ पर तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, बाकी आप सभी को अपने जीवन का अधिकार मिला हुआ है, जीने का अधिकार है सबको, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है। फिर 21 के अंदर ए बात करता है राइट टू एजुकेशन, यानी कि आपको एजुकेशन का राइट है, ठीक है। प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, यानी 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, कंपलसरी है 21 ए नंबर आर्टिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको 2002 में लाया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर करके, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 22 जो कि अभी इसके लिए लास्ट है, वो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कि बेसिकली ये आपको अरेस्ट से बचाने के लिए, ठीक है, डिटेंशन से बचाने के लिए ये आपका आर्टिकल, ये आपका लॉ है, ठीक है। कुछ केसेस के लिए जैसे कि नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शॉल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, यानी कि किसी भी पर्सन को बिना उसका गुनाह बताए डिटेन नहीं किया जा सकता है, जेल में नहीं रखा जा सकता है। अगर कोई भी पुलिस आपको जेल में रखती है तो वो बताएगी कि आपने क्या गलती की है, ठीक है, बिना इन्फॉर्म किए उसको जेल में नहीं रखा जा सकता है। एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शॉल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर ही अंदर जो भी पास का मजिस्ट्रेट होगा वहाँ पर आपकी प्रस्तुति होगी अगर आपको अरेस्ट किया गया है, ठीक है। फिर है आपका प्यूनिटिव क्राइम हैज़ डन प्रिवेंटिव ऑन सस्पेक्ट, यानी कि यहाँ पर बेसिकली बात कर रहा है कि प्यूनिटिव मतलब होता है कि क्राइम हैज़ डन, यानी कि आपका जो क्राइम है वो आपने कर लिया है, ठीक है। और प्रिवेंटिव मतलब होता है ऑन सस्पेक्ट, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये क्राइम कर सकता है तो उसके आधार पर, उसको शक के आधार पर क्या करना, रख लेना, ठीक है। तो बेसिकली बस इतनी सी बातें इसके अंदर हैं, बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अब आपको हम बता देते हैं याद करने की ट्रिक। तो देखो ये सारी ट्रिक्स तो मैंने आपको बता दी है, ABCDE
जी आप कैसे याद रखोगे, मैंने बता दिया है, शाम, फिर रेसिडेंट, और अगला दिन क्या करना, प्रोफेशन पे जाना, काम पे जाना। तो वो तो आप लोग याद कर ही लोगे। तो पहला देखो आपका फ्रीडम है, ठीक है। 19 में क्या बात की गई है, फ्रीडम की बात की गई है। फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू एसोसिएशन, ठीक है। तो इसकी आपकी ट्रिक हो जाएगी फ्री, पीपल, लव, प्रोटेक्शन, ठीक है। चार चीज़ें हैं। तो फ्री से आपको ये फ्रीडम याद ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका फ्री पीपल यानी कि पी। तो पी से आपको याद हो जाएगा प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। तो पी से प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा फ्री पीपल लव यानी एल। एल से आपका हो जाएगा लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी आपका आ जाएगा आर्टिकल नंबर 21 में। तो पहला था आपका फ्रीडम, पीपल, लव या फिर लाइक कह सकते हो, और फिर है आपका प्रोटेक्शन, ठीक है। तो 22 के अंदर आपकी बात हो जाती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। तो इसकी ट्रिक टोटल क्या हो गई आपकी, फ्री, पीपल, लव, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 23 पे। अब देखो आपका आ जाता है आर्टिकल नंबर 23 और 24 जो कि आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। एक्सेप्शन अंडर दिस आर्टिकल स्टेट कैन फोर्स पीपल टू डू कंपलसरी सर्विसेज। यानी कि इसके अंदर बेसिकली जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट था पहले के टाइम पे, कि लोग क्या करते थे, गुलाम रख लेते थे, इंसानों को ये खरीद लेते थे, उनकी ट्रैफिकिंग करते थे, फोर्स्ड लेबर कराते थे यानी ज़बरदस्ती काम कराते थे। तो इन सभी को ख़त्म करने का काम करता है आर्टिकल नंबर 23 जो कि कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। हालांकि इसके अंदर भी एक्सेप्शन है, जैसे कि वॉर की कंडीशन में क्या कर सकती है गवर्नमेंट, आपसे कुछ कंपलसरी सर्विसेज करवा सकती है, वॉर पर भेज सकती है, ठीक है। तो अंडर दिस आर्टिकल स्टेट कैन फोर्स पीपल टू डू कंपलसरी सर्विसेज। तो बेसिकली ये आपका आ जाता है आर्टिकल नंबर 23 के अंदर। 24 के अंदर आपका आ जाता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी कि बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता है जो कि बिलो हो 14 ईयर्स यानी 14 साल से कम हो, कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन हैजार्डस या फिर डेंजरस प्लेसेस। यानी कि 14 साल से कम के बच्चों को डेंजरस, जो जहाँ पर होती है डेंजरस प्लेसेस, वहाँ पर काम नहीं कराया जा सकता है। कोई भी मतलब ऐसा कार्य नहीं कराया जा सकता है जिससे उनकी हेल्थ ख़राब हो, जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हो, ठीक है। तो वो काम इनसे नहीं कराया जा सकता है जो 14 साल से कम के बच्चे होते हैं। तो अब इसको याद करने की ट्रिक कर सकते हैं हम लोग कि स्टॉप चाइल्ड लेबर। तो एस से आपका हो जाएगा स्लेवरी। तो अभी मैंने बताया कि स्लेवरी का कॉन्सेप्ट खत्म करता है आर्टिकल नंबर 23। तो स्टॉप का एस से आपका स्लेवरी हो जाएगा। फिर चाइल्ड से आपका चाइल्ड लेबर हो ही गया, स्टॉप चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर को स्टॉप करना है, ख़त्म करना है। तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 की याद करने की ट्रिक। अब हम लोग आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 25 पे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हम ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक्स आपके साथ साझा करते रहें और भी वीडियोस लाते रहें। राइट ऑफ रिलीजन की, जो कि आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक होता है, यानी कि 4 आर्टिकल्स इसके अंदर हैं, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं फिर आपको ट्रिक बता देंगे। तो आर्टिकल नंबर 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। यानी कि सबको अपना अपना रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार है, प्रैक्टिस करने का अधिकार है, ये बात कहता है आपका आर्टिकल नंबर 25। 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि टेम्पल्स वगैरह को मैनेज करने का या फिर मॉस्क वगैरह को मैनेज करने का, चर्चेस को मैनेज करने का भी अधिकार देता है आपका आर्टिकल नंबर 26। यानी कि अपने रिलीजियस अफेयर्स को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। 27 बात करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी एक पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपसे टैक्स नहीं ले सकती है। 28 बात करता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। यानी कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन का इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है, वहाँ पर सेकुलरिज्म की भावना बनी रहनी चाहिए, इसके लिए इस आर्टिकल को जोड़ा गया है, ठीक है। तो यानी कि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आप किसी भी पार्टिकुलर एक रिलीजन का इन्फ्लुएंस नहीं रख सकते हो, आपको वहाँ पर सेकुलरिज्म रखना होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ जाते हो यहाँ से 25, 26, 27 और 28 को। इसको याद करने की ट्रिक है CMS स्कूल,
ठीक है। तो रिलीजन से आप स्कूल कहीं ना कहीं समझ सकते हो, क्योंकि रिलीजन भी हमें सिखाता है, ठीक है, अच्छा रास्ता दिखाता है, और स्कूल में भी हम लोग जा कर के सीखते हैं, मोरल्स गेन करते हैं, अच्छे रास्ते पर चलने के बारे में सीखते हैं। तो वहाँ से आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हो। और सीएमएस एक बहुत ही पॉपुलर स्कूल की ब्रांच है, ठीक है। आप लोग देखोगे शायद आपके भी शहर के अंदर सीएमएस स्कूल होगा, ठीक है। तो वहाँ से आप उसको याद रख सकते हो। यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन याद करने का एक तरीका है, ठीक है। तो देखो, सी से आपका आ जाता है कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, यानी कि कंसाइंस एंड रिलीजन आप कह सकते हो कि सबको अपने रिलीजन को फॉलो करने का, प्रैक्टिस करने का अधिकार है। तो वो आपका हो गया सी से। एम से आपका हो जाता है मैनेज, यानी कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो, उसका आपको आज़ादी है। तो सी एम हो गया। अब बचा आपके पास एस। तो एस से आपका हो जाएगा स्टॉप टैक्सेस, यानी कि आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए, ठीक है। उसके बाद अगेन एस, एस तो है ही नहीं, अब स्कूल है, सीएमएस स्कूल। तो स्कूल से आपका हो जाएगा कि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन का इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको सीएमएस स्कूल इस ट्रिक को तो आई होप आपको सीएमएस स्कूल ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और इससे आपको ये सारे ही आर्टिकल्स याद हो गए होंगे, ध्यान में आ गए होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 29 पे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आर्टिकल नंबर 29 और 30 कहता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में। तो अभी अभी हम लोग एजुकेशन पे एंड किए थे, अब वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपका वही एजुकेशन की ही बात आ जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 29 देखो कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर एंड एवरी सिटीजन फॉर एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बेसिकली यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात की जा रही है माइनॉरिटीज़ की, ठीक है, लैंग्वेजेस की प्रोटेक्ट करने की बात, उनके स्क्रिप्ट की, कल्चर की, ठीक है। 30 में बात की गई है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि माइनॉरिटीज़ क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। ये राइट जो है वो केवल माइनॉरिटीज़ को दिया गया है। राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओनली फॉर माइनॉरिटीज़। तो बेसिकली पहले आर्टिकल में क्या है, लैंग्वेज को बचाओ, ठीक है। याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि लैंग्वेज को बचाओ, फिर उस लैंग्वेज को जो उसको आपने बचाया है उसको पढ़ाओ, ठीक है, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने की बात की गई है। तो पहले में लैंग्वेज को बचाने की बात की गई है, प्रोटेक्ट लैंग्वेज की, और दूसरे में उसको पढ़ाने की, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोलने की बात की गई है, और दोनों ही माइनॉरिटीज़ के लिए हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से 29 और 30 को याद रख सकते हो कि लैंग्वेज बचाओ फिर उसी लैंग्वेज को पढ़ाओ, ठीक है। इसके बाद देखिए 31 के साथ क्या हुआ है कि राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटा दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था। तो इसीलिए हम लोग 31 नहीं पढ़ेंगे, सीधे आ जाएंगे 32 पे। तो बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 32 की, जो कि बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की। इसको यूके से लिया गया है। इसका मतलब बेसिकली इसके अंदर ये है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन होता है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। बेसिकली ये इसी की बात यहाँ पर की गई है। अब देखिए इसके अंदर कुछ रेट्स हैं, क्या होती हैं अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसी आर्टिकल को बोला जाता है हार्ट एंड सूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो 32 नंबर आर्टिकल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज़ टू इशू रिट बट हाई कोर्ट कैन, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके अंदर जो रिट है उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट कर सकता है। यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो, वो आपको मना नहीं करेगा। हाई कोर्ट रिट जुरिडिक्शन इज़ वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिडिक्शन। बेसिकली ये इसीलिए किया गया है क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर तो आप लीगल केसेस में भी जा सकते हो, अगर आपके पास कोई लीगल राइट का हनन होता है तो भी जा सकते हो, फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तब भी जा सकते हो। तो बेसिकली इसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो बड़ा है, वाइड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आपका कोई लीगल राइट का हनन होता है तो नहीं जा सकते हो डायरेक्टली। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पहले आप लोअर कोर्ट्स में जाओ, उसके बाद उससे हायर कोर्ट में जाओ, फिर हमारे पास आओ। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट का लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट का ही हनन हो जाता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिडिक्शन है वो बहुत छोटा है, जबकि हाई कोर्ट का बड़ा है, ठीक है। अब देखिए रिट्स इसके अंदर बेसिकली
कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पर 5 टाइप के रेट्स आपको दिखाई दिए होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आर्टिकल नंबर 32 की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की रेट की बात करेंगे। और फिर जब हम लोग आर्टिकल नंबर 226 देखेंगे यानी 226, तो उसके अंदर हाई कोर्ट के देखेंगे। अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए अलग अलग तरह के रेट्स हैं। इसको याद रखने की ट्रिक पहले तो मैं बता देता हूँ। तो इसको याद रखने की ट्रिक है आपका हैप्पी मैन प्ले क्रिकेट क्विकली। आपको डायरेक्ट बस इतना समझना है कि इन सभी टर्म्स का मतलब क्या है, क्योंकि ये आपको बेसिकली मैच करने के लिए बस पूछा जा सकता है। और ये पूछा जा सकता है कि रेट्स की बात किसके अंदर की गई है, किस आर्टिकल के अंदर की गई है। तो वो तो आप लोग बता ही दोगे कि 32 के अंदर की गई है। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोला जाता है। और इसको जो हार्ट एंड सोल किसने कहा था, तो इसको किसने बोला था, BR अम्बेडकर जी ने बोला था। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि आपका इसको याद रखने की ट्रिक है हैप्पी मैन प्ले क्रिकेट क्विकली। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर आपको नहीं जाना है, बस आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि इन सभी टर्म्स का मतलब क्या है। जैसे कि हमारा पहला टर्म है हैबियस कॉर्पस, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि सामने लाओ उस बॉडी को जिसको डिटेन किया गया है। ठीक है, यानी कि अपराधी को कोर्ट के सामने लाना, ये कहलाता है आपका हेबियस कॉर्पस। तो इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद करोगे आप हर्ब से। तो इसके अंदर हर्ब आ रहा है। हर्ब क्या होता है, औषधि होता है। औषधि को आप सामने लाते हो। ठीक है, उसको आप यूज़ करते हो एज ए मेडिसिन टू क्योर योर सेल्फ। ठीक है, तो बेसिकली हर्ब से आपको याद हो जाएगा सामने लाना। ठीक है, तो किसी भी पर्सन की बॉडी को सामने लाना कोर्ट के क्या कहलाता है, हेबियस कॉर्पस कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आपका मैंडेमस मतलब क्या हो जाएगा, मैन। मैन मतलब क्या होता है, इंसान। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर कोर्ट जो होता है वो अथॉरिटी को ऑर्डर देता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, आप परफॉर्म करिए अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को। तो मैन से आप अथॉरिटी याद रख लोगे कि अथॉरिटी के लोगों को जो कोर्ट है वो कमांड देता है कि आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करिए। फिर देखिए हैप्पी मैन, पी से प्ले। तो पी से आपका क्या हो जाएगा, प्रोहिबिशन हो जाएगा। तो प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है कि जो कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, वो लोअर कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को रोक सकता है कि इस मामले को अब आप मत कार्यवाही करिए, हम इस मामले की कार्यवाही करेंगे। ठीक है, तो निचली अदालतों को रोक सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये आपका आ जाता है प्रोहिबिशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका क्या आ जाएगा, सर्टियोरारी। तो सर्टियोरारी मतलब आपका होता है सर्टिफिकेट से, इसको याद करोगे आप ट्रांसफ़र, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है केसेस को किसी एक कोर्ट से किसी अदर कोर्ट में, या फिर खुद अपने पास भी वो क्या कर सकता है, उस मामले को ले सकता है। तो सर्टियोरारी कैसे याद रखोगे, सर्टिफिकेट से याद रखोगे। ठीक है, और प्रोहिबिशन तो ऐसे ही याद हो जाएगा। यहाँ पर मैंने हर्ब से आपको याद कराया था सामने लाना, और यहाँ पर मैंने आपको मैन से याद कराया था कि अथॉरिटी को याद दिलाना कि उसकी ड्यूटी क्या है। ठीक है, और फिर आपका आ जाता है लास्ट क्यू वारंटो। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चनिंग आपका आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन कर सकता है कि अगर कोई भी किसी भी लीगल ड्यूटी पर बैठा हुआ है तो वो कैसे बैठा है। ठीक है, वो क्वेश्चन कर सकता है। जैसे अगर कोई इलीगल तरीके से कोई जज वगैरह बन गया हो, तो उससे वो क्वेश्चन कर सकता है कि आप यहाँ पर कैसे बैठे हैं, किस अथॉरिटी से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बेसिकली आपको इन सभी का मतलब ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है। एग्जाम में बिल्कुल भी डिटेल में नहीं पूछता है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जितना मैंने आपको बताया उतने बेसिस में भी पूछ ले। बाकी बहुत ऊपर ऊपर से पूछा जाता है, जैसे कि रिट्स किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, ऐसे करके। ठीक है, रिट्स के अंदर जा करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत रेयर होता है ये। ठीक है, तो हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 32 देख लिया। 33 बात करता है पार्लियामेंट पावर टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ आर्म्ड पर्सनल्स, यानी कि आर्मी वगैरह के लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, उसके पास ऐसी पावर होती है। ठीक है, जैसे कि उनके पास उनकी जो आइडेंटिटी वगैरह है उसको बहुत छुपा करके रखना होता है, तो बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो वो इसके अंदर आ जाता है। याद करने की ट्रिक है आपकी, 2 बार 3 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल ही अनलकी हो गया। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी आर्मी की अपनी कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, पर उनकी ही फंडामेंटल राइट का रिस्ट्रिक्शन किया जा रहा है। हालांकि एक पॉजिटिव लॉ ही है, लेकिन
एज अ ट्रिक आप याद रखने के लिए ध्यान रख सकते हो कि कहीं ना कहीं आर्मी के या फिर जो आर्म पर्सनल्स है उनके फंडामेंटल राइट्स को लिया जा रहा है, ये एक बुरी बात है कहीं ना कहीं याद करने के पर्सपेक्टिव से। तो इसको आप लोग 33 से याद रख सकते हो कि एक बहुत ज़्यादा अनलकी बात हो गई, ठीक है। और 33 के ही जस्ट बाद आ रहा है 34, तो वहाँ पर भी आप इसी रिस्ट्रिक्शन की बात रखोगे कि रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स, यानी अगर कहीं पर मार्शल लॉ लग जाता है यानी कि मिलिट्री की पावर हो जाती है, तो वहाँ पर भी फंडामेंटल राइट्स जो है उसका रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, यानी ख़त्म कर दी जाती है आम जनता की भी। तो यहाँ से आप लोग 33 और 34 याद रख सकते हो। 33 एक अनलकी नंबर है क्योंकि 2 बार 3-3 आ गया, ठीक है। तो वहाँ से आप आर्मी की या फिर आर्म पर्सनल की रिस्ट्रिक्शन देख सकते हो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। और 34 उसी के जस्ट बाद आ रहा है, यानी कि अगर मार्शल लॉ लग जाता है तो आप सभी के फंडामेंटल राइट्स का रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, ये बात कहता है आर्टिकल नंबर 34। और आज के वीडियो में हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल नंबर 35, जो कि कह रहा है पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स वेस्टेड ओनली ऑन पार्लियामेंट, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर के जो लॉ है वो केवल और केवल पार्लियामेंट ही बना सकता है। तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट अभी 33 और 34 में क्या कर रहा था, लॉ को ले रहा था, फंडामेंटल राइट्स को ले रहा था। तो अब जब इतनी ज़्यादा ले लिए हो तो कुछ दोगे भी तो 35 को आप ऐसे याद रख सकते हो कि अभी 33 और 34 में हमारे फंडामेंटल राइट्स को इसने लिया है, छीना है, तो अब हमें देगा बना करके, ठीक है। तो यानी कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि फंडामेंटल राइट्स को बना सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 35। फिर इसके बाद ये है राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स, इन सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो भी मैप है जो कि आपका मैंने पूरी तरीके से आपको समझा दिया है, बता दिया है, याद करा दिया है, ठीक है। तो आपको हमारी ट्रिक्स कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी। देखिए हमें इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम लगता है, तो आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें बहुत सारी खुशियाँ देता है। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल का हिस्सा बनिए सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमारी ये ट्रिक्स कैसी लगी, और आपको किन किन टॉपिक्स पे आगे की वीडियोस चाहिए। आप जो टॉपिक सजेस्ट करोगे हम उसी टॉपिक्स पे वीडियो पहले बना देंगे। तो प्लीज़ अपने कमेंट करके अपने टॉपिक्स को ज़रूर बताएं जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।